हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओपन एकेडमी। मैं गौरव पचौरी आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अपने इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन की सीरीज के अगले लेक्चर में, जिसमें हम बात करेंगे दोस्तों आज ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में, इमरजेंसी के बारे में। ये दोनों टॉपिक हम कवर कर लेंगे, ठीक है ना। तो देखते हैं क्या होता है ऑफिशियल लैंग्वेज और क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इनके बारे में प्रोविजंस हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि भाई ऑफिशियल लैंग्वेज, ठीक है ना। तो ऑफिशियल लैंग्वेज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से पार्ट में, सबसे पहले तो यही पता हो, ठीक है। तो ऑफिशियल लैंग्वेज, पहली बात तो मैं आपको दोस्तों बता दूं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नेशनल लैंग्वेज का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है ना, राष्ट्रीय भाषा कुछ नहीं है। वहाँ पर दोस्तों ऑफिशियल लैंग्वेज टर्म का यूज किया गया है, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा पार्ट नंबर, कौन सा पार्ट है दोस्तों ये, तो पार्ट नंबर 17, ठीक है ना। तो हमारे 17वां भाग है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, उसमें ऑफिशियल लैंग्वेज है ना। तो हिंदी में से क्या बोलते हैं दोस्तों, राजभाषा। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी राष्ट्रीय भाषा का प्रोविजन नहीं है, ठीक है ना। हमारे यहाँ पे राजभाषा का कॉन्सेप्ट है। तो ऑफिशियल लैंग्वेज कौन से पार्ट में, पार्ट नंबर 17 में, ठीक है ना। आर्टिकल देख लेंगे मेरे भाई, आर्टिकल नंबर 343 से लेके 351 तक। तो हमें जब भी 343 से लेके 351 तक के बीच में कोई बात अगर पूछी जाती है तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये बात कहीं ना कहीं ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में कुछ चर्चा की गई होगी। यहाँ पे लैंग्वेज का कोई कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। तो सबसे पहले यही पता हो पार्ट और आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है, साथ ही साथ हम इसे क्या बोलेंगे, ऑफिशियल लैंग्वेज, राजभाषा। हमारे यहाँ पे नेशनल लैंग्वेज का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। तो सर आपको पता होगा यहाँ पे एक हमारे यहाँ पे एक्ट भी आता है जिसका नाम क्या है, ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963। तो राजभाषा अधिनियम हमारे यहाँ पे 1963 में आता है। आपको ये बात पता होगी कि हमारे जब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था उससे पहले भी बहुत सारी हमारे यहाँ पे चर्चा थी कि भाई आखिरकार लैंग्वेज कौन सी हो कॉन्स्टिट्यूशन की। तो बहुत तमाम बातें हम पढ़ते हैं, पीछे पढ़ के भी आए हुए हैं। तो कुछ लोग बोल रहे थे कि इंग्लिश को ज़्यादा प्रायोरिटी दो, कुछ लोग कह रहे थे हिंदी को ज़्यादा प्रायोरिटी दो। लेकिन हमारे नेहरू जी ने, प्रधानमंत्री जी ने बोला था कि भाई हम हिंदी के लिए जब तक हम अगले 15 साल तक कुछ हिंदी का प्रोविजन रखते हैं, मतलब हम अगले 15 साल तक हिंदी का ट्रायल करेंगे और हिंदी को इस्तेमाल करेंगे अपने सारे ऑफिशियल वर्क में। और हमें अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम आगे जाके कुछ चेंजेस कर सकते हैं। तो वहाँ पे हमने ये बोला था कि 15 साल बाद हम एक कानून लेके आएंगे, फिर उस पर हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो वो कानून दोस्तों कब आना था, 1965 में। लेकिन हमें दिखाई दे रहा है कि हमारे पास एक एक्ट आता है जिसका नाम है ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट, ठीक है ना। कब आता है, 1963 में। तो पहली बात तो ये क्वेश्चन आता है कि ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट आया कब था, तो हमें ध्यान देना है 1963 में ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट आया था, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमें देखना है इस एक्ट में क्या दिया गया था कि हमें हिंदी भाषा की प्रगति के लिए कुछ प्रोविजंस है। हम हिंदी भाषा को प्रगति की ओर ले जाएंगे और हम हिंदी भाषा को एज ए कॉन्स्टिट्यूशन एक प्रगति की ओर देखना चाहते भी हैं, ठीक है ना। ये बातें अपन को ध्यान रखनी है। तो सबसे पहले ध्यान रखना है ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट कब आता है, 1963 में, है ना, जहाँ पे हिंदी भाषा की प्रगति के लिए कुछ चर्चाएं की गई थी। और आते आते आगे समय में और तमाम बातें अपन सुनते हैं कि ऑफिशियल लैंग्वेज के साथ साथ क्लासिकल लैंग्वेज। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मतलब हमें कुछ क्लासिकल लैंग्वेज भी मिलती हैं। तो ये क्लासिकल लैंग्वेज कब जोड़ी गई थी दोस्तों, 2006 में। तो इंडियन हमारे पास कितनी क्लासिकल लैंग्वेज है, तमिल, संस्कृति, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़िया। तो हमारे पास कुल मिला के 6 कितनी है, क्लासिकल लैंग्वेज है, ठीक है ना। 6 क्लासिकल लैंग्वेज हमारे पास ऑलरेडी हैं, ठीक है। नाम याद रखने, तमिल है, संस्कृति है, तेलुगु है, कन्नड़ है और मलयालम और उड़िया, ठीक है ना। ये बात अपन को ध्यान रखनी है। तो सिंपल सी बात है, अपन को भाग पता हो और कौन कौन से आर्टिकल है ये पता हो, ये अधिनियम कब आया था ये बात पता हो एज ए फैक्ट के रूप में, ठीक है ना। यहाँ से फैक्चुअल क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे कुछ आर्टिकल्स हैं इनके बारे में। तो सबसे पहले ध्यान रखना है अपन को यहाँ पे आर्टिकल नंबर 343। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, संघ की राजभाषा, मतलब ऑफिशियल लैंग्वेज किसकी, यूनियन की। तो हमारे यूनियन की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो कौन सी होगी, है ना, इसके बारे में यहाँ पे बात की गई है, ठीक है ना। ध्यान रखना है अपन को। और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे दिखाई दिया आर्टिकल नंबर 344 में राजभाषा पर आयोग और संसद समिति की शक्ति। कुल मिला के मेरे भाई ऑफिशियल लैंग्वेज पे कोई भी कानून, कोई भी एक्ट बनाना है तो ये पावर किनके पास होगी, पार्लियामेंट के पास होगी। तो यहाँ पे पार्लियामेंट को पावर दी गई है ना, ध्यान रखना है अपन को। और साथ ही साथ आर्टिकल नंबर 345 में
ये बोला गया है कोई भी राज्य है, कोई भी स्टेट है, उसकी ऑफिशियल लैंग्वेज क्या होगी, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। तो आपको पता भी होगा जो डिफरेंट हमारे स्टेट्स हैं, कहीं पे मान लो यूपी है, बिहार है और साउथ के जो भी स्टेट्स हैं, तो वहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेज उनकी अलग अलग है। यूपी में मान लो हिंदी भी है, उर्दू भी है, तो यूपी में दोनों भाषा को कंसिडर करते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज में, हिंदी और उर्दू, ठीक है ना। तो ध्यान रखना है अपन को। तो ये किसी भी स्टेट की जो राजभाषा होगी, ऑफिशियल लैंग्वेज होगी, उसके बारे में बात करता है आर्टिकल नंबर 345, ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों आर्टिकल नंबर 346 क्या कहता है, एक राज्य से दूसरे राज्य या संघ के बीच संचार के लिए आधिकारिक भाषा। कुल मिला के मेरे भाई कोई स्टेट है ना और दूसरे स्टेट से कोई भी कम्युनिकेशन करता है, या फिर कोई भी स्टेट सेंटर से कम्युनिकेशन करता है ना, तो उनके बीच में कुछ ऑफिशियल लैंग्वेज होगी, है ना। तो वो उनकी चर्चा भी यहाँ पे की गई है आर्टिकल नंबर कौन से 346 में। एक राज्य दूसरे राज्य से बात करना चाहता है, कम्युनिकेशन करना चाहता है, या फिर सेंटर राज्यों के बीच में कम्युनिकेशन करना चाहता है, उसके बारे में जो भी तुम्हारे कानून है वो कौन से आर्टिकल में आएंगे 346 में, ठीक है ना। आर्टिकल नंबर 347 में दोस्तों लिखा हुआ है राज्य की आबादी के एक वर्ग द्वारा, राज्य की आबादी के एक वर्ग द्वारा बोली जाने वाली भाषा से संबंधित विषय प्रावधान। कुल मिला के कोई ऐसा, देखो हम देखते हैं जो नॉर्थ इंडिया है वो हिंदी रीजन है, साउथ इंडिया है वो अपनी लोकल लैंग्वेज यूज करता है, साथ ही साथ इंग्लिश का भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो विशेष कम्युनिटी द्वारा जो बहुत बड़े मतलब बड़े नंबर में हो, बड़ी संख्या में हो, उनके लिए भी मेरे भाई यहाँ पे कुछ प्रोविज़न है, स्पेशल प्रोविज़न है कि भाई वो अपनी भाषा का, अपनी लोकल लैंग्वेज का इस्तेमाल कर सकते हैं एज ए ऑफिस वर्क में, ठीक है ना। तो कोई भी शासन प्रशासन की भाषा हो यहाँ पे मतलब भाषा में, तो वहाँ पे अपनी लोकल लैंग्वेज भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो बात अपन को ध्यान रखनी आर्टिकल नंबर 347, ठीक है ना। उसके आगे दोस्तों आपको देख रहा है यहाँ पे आर्टिकल नंबर 348 सर्वोच्च न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट और अधिनियमों, है ना, मतलब तमाम तुम्हारे एक्ट्स होते हैं, अथॉरिटी होती हैं, और जो तुम्हारे बिल हैं, ठीक है ना, जो भी तुम्हारे एक्ट हैं या जो भी तुम्हारे बिल है ना, आदि का प्रयोग की जाने वाली भाषा। कुल मिला के मेरे भाई अगर कोई राज्य है जहाँ पे लोकल लैंग्वेज बोली जाती है, वहाँ का कोई भी एमपी है और वो एमपी अपनी बात को रखना चाहता है पार्लियामेंट में, और उसे आती कौन सी है, मान लो मैं बोलता हूँ भाई उसे तमिल आती है, तो अपनी बात को तमिल लैंग्वेज में लिख के आएगा और वहाँ पे पार्लियामेंट में देगा। तो पार्लियामेंट इसे रिजेक्ट नहीं कर सकती कि तुम तमिल में क्यों लिख के लाए हो, पार्लियामेंट उसे ट्रांसलेट कराएगी, है ना, उसके मीनिंग को निकालेगी, उसके बाद वो आगे अपने बिल को प्रोसीजर करेगी, ठीक है। तो ऐसी बात नहीं है कि केवल हिंदी में ही इस्तेमाल कर सकते हैं या केवल इंग्लिश में ही, वो अलग बात है। उसके बाद जो एक्ट आते हैं तो वो पहले इंग्लिश में लिखे जाते हैं, हिंदी में भी, फिर लोकल लैंग्वेज में भी उनको ट्रांसलेट करके पब्लिश किया जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर कुल मिला के बात क्या थी, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जो भी तुम्हारे जजमेंट देते हैं, है ना, या फिर पार्लियामेंट जो भी एक्ट लेके आती है, जो भी बिल होते हैं, उनको हम उनके अपने लोकल लैंग्वेज में हमें प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है ना, और उसे ट्रांसलेट करके हिंदी या इंग्लिश में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। तो ये आपको आर्टिकल ध्यान रखना है। उसके अलावा दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट आर्टिकल है यहाँ पे, आर्टिकल नंबर 349। 349 क्या कहता है, भाषा से संबंधित कुछ कानूनों के अधिनियम के लिए विशेष प्रक्रिया, मतलब कोई भी भाषा है ना, उसका इस्तेमाल करना है, उसके कानून के थ्रू इस्तेमाल करना है, तो उसके लिए कुछ स्पेशल क्या है यहाँ पे प्रोविजंस है, स्पेशल प्रोसेस है भी है, ठीक है ना, ध्यान रखना है अपन को। आर्टिकल नंबर 350 में दोस्तों क्या है, शिकायतों के निवारण के लिए प्रतिनिधित्व में इस्तेमाल की जाने वाली भाषा। अगर मान लो मैं हूँ और मेरे को दोस्तों कौन सी भाषा आती है, हिंदी भाषा आती है, लेकिन जहाँ पे मैं शिकायत करने जा रहा हूँ उसे हिंदी भाषा नहीं आती है, या फिर वो हिंदी भाषा को एक्सेप्ट करने से मना कर रहा है, तो दोस्तों वो एक्सेप्ट करने से मना नहीं कर सकता उसे। मैं अगर कोई भी FIR लिखाता हूँ कहीं पे भी जाके, है ना, तो वो मेरी भाषा में ही FIR को लिखने को तैयार उसे होना पड़ेगा, ठीक है ना, ध्यान रखना अपन बात को। तो हम कहीं पे भी शिकायत निवारण करें या कोई भी समस्या है तो वहाँ पे अपनी भाषा का इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 350 में दिया गया है, ठीक है ना। साथ ही साथ दोस्तों जो एक इंपॉर्टेंट है आर्टिकल नंबर 350 का ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है ना, बाकी आर्टिकल तुम्हारे अच्छे हैं लेकिन उनसे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, ये वाला आर्टिकल। तो यहाँ पर क्या बोला गया, आर्टिकल नंबर 350 का ए बोलता है कि प्राइमरी लेवल पर आपको दिख रहा है यहाँ पे प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा दोस्तों मतलब मदर टंग मतलब दोस्तों लोकल लैंग्वेज जहाँ पे वो बोली जाती है उसके पर्टिकुलर एरिया में, ठीक है ना, दैट इज मदर टंग, ठीक है ना, में शिक्षा की सुविधा। कुल मिला के प्रत्येक बच्चे को ये अधिकार है कि उसको भाई
मदर टंग में ही एजुकेशन प्रोवाइड की जाए। हम जिस कम्युनिटी में रहते हैं, जिस एरिया में रहते हैं, तो वो भाषा हमें बेहतर समझ में आएगी। इसलिए मेरे भाई हमें यहाँ पे ध्यान देना है। क्वेश्चन आता है कि भाई प्राइमरी लेवल पर एजुकेशन के लिए कौन से आर्टिकल में कुछ स्पेशल प्रोविजन दिए गए हैं। तो आर्टिकल नंबर 350 का ए में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा की बात करते हैं। ठीक है, आगे बात करें दोस्तों आर्टिकल नंबर 350 का बी, भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष प्रावधान। मतलब ऐसी कम्युनिटी जो बहुत नंबर में कम है, मतलब कैसी है, माइनॉरिटी में। तो माइनॉरिटी में मेरे भाई अगर उसकी लैंग्वेज बचानी है तो वो अपनी लैंग्वेज का मतलब भरपूर इस्तेमाल भी कर सकती है और उसे आगे आके हर जगह इस्तेमाल भी कर सकती है। उसे स्पेशल प्रोविजंस भी हैं, स्पेशल पावर भी उसके पास कि वो अपनी भाषा का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करे। वो हमें संविधान में कौन से आर्टिकल मिलता है, आर्टिकल नंबर 350 के बी में क्या बोलता है कि भाई जो तुम्हारे अल्पसंख्यक लोग हैं ना, वो अपनी भाषा का इस्तेमाल कर सकते हैं। इनके लिए यहाँ पे इनको क्या है, विशेष प्रावधान है, मतलब विशेष यहाँ पे पावर भी मिली हुई है। आर्टिकल नंबर 351 का ध्यान रखना अपन को, हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश। कुल मिला के आर्टिकल नंबर 351 में हिंदी भाषा के डेवलपमेंट की बात करी गई है। यहाँ पे हिंदी भाषा को और कितना आगे जाके मतलब प्रमोट किया जा सकता है, प्रमोशन की बात की गई है। ठीक है, तो बेसिक आर्टिकल थे यहाँ पे कुछ 350 का ये इंपॉर्टेंट है मेरे भाई सबसे ज़्यादा, और ये भी तीनों इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। ठीक है ना, और ये भी आर्टिकल इंपॉर्टेंट है 349 का कि भाई हम कोई भी कानून है ना, के अधिनियम, जो भी तुम्हारे अधिनियम हैं और उनका इस्तेमाल कैसे करना है लैंग्वेज में, वो भी सारी बात है। साथ ही साथ हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, वो कौन सी भाषा इस्तेमाल करेगा, वो आर्टिकल नंबर 348 में है। तो ये बातें हमें ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में पता होनी चाहिए। ठीक है ना, और ये आर्टिकल ध्यान रखना आपको 343 का। सीधा क्वेश्चन आता है कि संघ की जो राजभाषा है वो कौन से आर्टिकल में, तो आर्टिकल नंबर 343 में आपको यहाँ दी गई है। और क्या पूछ सकते हैं दोस्तों, तो और क्वेश्चन ये आ सकता है कि ऑफिशियल लैंग्वेज कौन से पार्ट में, ये कई बार पूछा गया है कि राजभाषा है ना वो हमारे संविधान के कौन से भाग में, तो कौन से भाग में, भाग नंबर 17 है। ठीक है ना, आपको ये ध्यान रखना है। और आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है, 343 से लेकर 351 तक है। ये बातें बेसिक बातें दोस्तों आप उनको पता होनी चाहिए। ठीक है ना, यहीं से अपने क्वेश्चन बन जाते हैं। क्लासिकल लैंग्वेज कितनी है, ये कब मतलब डाली गई थी, तो 2006 में। अपना बेसिक इन्फॉर्मेशन है, तमिल है, संस्कृत है, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़िया। ठीक है, यहाँ तो हुई अपनी क्लासिकल लैंग्वेज के बारे में बात। ठीक है ना, सॉरी ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में। हम अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन हर दिन बनते रहते हैं। वो क्या है दोस्तों, इमरजेंसी। तो कौन सा पार्ट है, पहले बात तो ये पता हो अपन को, तो भाग नंबर 18। तो भाई भाग 18 में हमें बोला गया है इनके बारे में, इमरजेंसी के प्रोविजन के बारे में। ठीक है ना, तो इमरजेंसी प्रोविजंस है ना, आपातकालीन प्रावधान कौन से भाग में, भाग नंबर 18 में। ठीक है ना, ये बातें अपन को ध्यान रखनी है। तो पहली बात तो हम यही देखेंगे भाई जो प्रोविजंस हैं उनका क्या मतलब है, और आपातकाल हम कैसे कैसे लगा सकते हैं, और कितने टाइप के आपातकाल हमारे भारतीय संविधान में दिए गए। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ध्यान रखना है, यह प्रावधान केंद्र को किसी भी, मतलब जो हमारी केंद्र सरकार है ना, को किसी भी असामान्य स्थिति में, मतलब असामान्य मतलब जब भी कोई समस्या हो, वो समस्या कैसी हो सकती है वो हमें अभी देखेंगे। ठीक है ना, तो असामान्य स्थिति में या से प्रभावी रूप से निपटने के लिए सक्षम बनाता है। मतलब जब भी देश पर कोई समस्या आती है, देश पर कोई संकट आता है ना, इंटरनल या एक्सटर्नल, तब वो उस कंडीशन से, उस सिचुएशन से कैसे निपटे, कैसे हैंडल करे, इसके लिए इमरजेंसी के प्रोविजंस हैं। तो कुल मिला के इमरजेंसी का मतलब क्या है कि भाई जब भी कोई समस्या होगी उससे कैसे निपटना है, ये इमरजेंसी है, आप सब जानते हैं। ठीक है, अच्छा इसमें कुछ बातें बोलेंगे, हम इमरजेंसी का इस्तेमाल क्यों करते हैं भाई, क्या ज़रूरत है मतलब ये सब करने की हमें। तो ज़रूरत ये है दोस्तों कि संविधान में इन प्रावधानों को जोड़ने का उद्देश्य, मतलब इनका मेन पर्पज़ क्या है, क्यों हमने इमरजेंसी को जोड़ा था। ठीक है, इनके पीछे का मुद्दा ये मेरे भाई ये है कि हम अपने देश की संप्रभुता को बचाना चाहते हैं, एकता, अखंडता, लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था है ना, तथा संविधान की सुरक्षा के लिए। कुल मिला के मेरे भाई जब भी देश पर कोई संकट आता है और हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, तो हमने ये बातें बोली थी कि हम अपनी संप्रभुता का ध्यान रखेंगे, एकता का ध्यान रखेंगे, अखंडता का ध्यान रखेंगे, किसी भी हालत में देश टूट ना पाए, है ना। तो ये सारी बातें हमें ध्यान रखनी है कि भाई इमरजेंसी का पीछे का जो मकसद है ना, वो संप्रभुता, सॉवरेनिटी ध्यान रखना है अपन को, एकता, यूनिटी की बात करते हैं, है ना, इंटीग्रिटी की बात करते हैं, और डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल डेवलपमेंट की बात करता है। ठीक है ना, तो ये हमें बनाए रखना है, हमारे देश की एकता भंग ना हो, अखंडता ना हो। ठीक है ना, और हमारा देश कैसा रहे, अखंड रहे। ठीक है ना, और साथ ही साथ सॉवरेनिटी, संप्रभुता रहे, कोई बाहरी मतलब पावर हमारे ऊपर
हावी ना हो पाए, ठीक है ना। और हमें क्या चाहिए, एक डेमोक्रेटिक कंट्री चाहिए जिसका पॉलिटिकल डेवलपमेंट होना चाहिए। अगर वो कहीं समस्या आती है उसमें, तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे, इमरजेंसी का। कुल मिला के हमें अपने संविधान की सुरक्षा करनी है, संप्रदाय सुरक्षा करनी है, एकता अखंडता इन सबको बरकरार रखना है, ठीक है ना। इतनी बात ध्यान रखनी है, ठीक है। बेसिक बातें थी दोस्तों। उसके बाद दोस्तों बात यहाँ पे ध्यान रखनी है, आपातकालीन स्थिति में केंद्र मतलब यूनियन गवर्नमेंट सर्वशक्तिमान हो जाती है। कुल मिला के जब भी देश में इमरजेंसी लगेगी दोस्तों, तो अल्टीमेट पावर जो सारी की सारी पावर है ना, वो केंद्र सरकार के पास चली जाती है, ठीक है ना। एक्चुअल में आपको बात पता होनी चाहिए दोस्तों, हम शुरुआत में पढ़े थे हमारा संविधान कैसा है। हमारा संविधान दोस्तों फेडरल है, लेकिन मेरे भाई झुका किसकी तरफ है, ये यूनिटरी की तरफ। तो हम एक्चुअल में हैं तो फेडरल, लेकिन टिल्ट करते हैं यूनिटरी की तरफ। हम संघात्मक हैं, लेकिन एकात्मक होने में हमें देर नहीं लगती है, ठीक है ना। इतना बात ध्यान रखना अपन को। तो हम पूरी तरह से ना तो संघात्मक है ना, फेडरल नहीं है, ना ही पूरी तरह से यूनिटरी है। लेकिन हम फेडरल तो हैं, लेकिन हम समय समय पर यूनिटरी में कन्वर्ट हो जाते हैं जब भी हमको जरूरत पड़ती है तब, ठीक है। तो यही बात ध्यान रखनी, इमरजेंसी में सारी की सारी पावर किनके पास होगी, केंद्र सरकार के पास होगी। अल्टीमेट पावर किनके पास होगी, केंद्र के पास होगी, ठीक है ना। तथा सभी राज्य केंद्र के पूर्ण नियंत्रण में आ जाएंगे। मतलब जब भी कोई समस्या आती है हमारे पूरे इंडिया में दोस्तों, तो जितने भी हमारे स्टेट हैं ये सारे के सारे, इन सबकी पावर किनके पास आ जाएगी, सेंटर के पास। मतलब जो दिल्ली में बैठे हुए हैं ना, उनके पास। तो यहाँ पर ध्यान देना है अपन को, इमरजेंसी का मतलब ही यही है कि सारे के सारे काम कैसे हो जाएंगे। फिर एकात्मक, तो सबसे पहले क्वेश्चन आपके मन में ये आएगा कि इमरजेंसी है वो कैसा प्रोविजन है। तो दोस्तों ये हमारा कैसा फंक्शन है, एकात्मक मतलब यूनिटरी, ठीक है ना। ध्यान रखना है, मतलब यहाँ पे सारी की सारी पावर किनके पास रहेगी, केंद्र के पास रहेगी, ठीक है। उसके आगे दोस्तों ध्यान रखना है, यह संविधान में औपचारिक संशोधन के लिए किए बिना ही संघीय ढांचे को एकात्मक में परिवर्तित कर देती। कुल मिला के हम दोस्तों हैं कैसे, फेडरल, है ना। जब भी हमें क्या लगानी हो, इमरजेंसी, है ना, तो हम कैसे जाएंगे, यूनिटरी। मतलब हम अभी कैसे थे, फेडरल, ठीक है। अब कैसे हो गए, यूनिटरी, एकात्मक हो गए, ठीक है ना। हम पहले वैसे कैसे दोस्तों, संघीय। तो संघीय ढांचे को एकात्मक ढांचे में जो बदला जाता है वो कौन से समय में मेरे भाई, आपातकालीन जब भी स्थिति होती है उसके अनुसार, ठीक है ना। तो अब फेडरल को अपन यूनिटरी में इसे कन्वर्ट कर देते हैं जब भी इमरजेंसी की बात आती है तब, ठीक है ना। क्योंकि एकात्मक का मतलब क्या है, सारी की सारी पावर किनके पास, सेंटर के पास। और फेडरल का मतलब क्या है, सेंटर की पावर अलग, स्टेट की पावर अलग, ठीक है ना, दोनों की पावर अलग हो जाएंगी। तो इतनी बात अपन को ध्यान रखनी है। एक आर्टिकल भी ध्यान रखना है अपन को, सॉरी एक एक्ट ध्यान रखना है कि भाई जो हमारे इमरजेंसी प्रोविजंस हैं वो कहाँ से लिए गए। तो हमारे इमरजेंसी प्रोविजन है दोस्तों, वो भारत सरकार अधिनियम 1935 में। ये बात आपको पता भी होगी, जैसे हमने फंडामेंटल राइट कहीं से लिए है ना, डीपीएसपी कहीं और से लिए, ऐसी मेरे भाई फंडामेंटल ड्यूटी कहीं और से लिए ऐसी। लेकिन मेरे भाई जो इमरजेंसी के प्रोविजन है ना, वो हमने 1935 के अधिनियम से लिए हैं। क्योंकि आपको पता होगा हमने मैक्सिमम वेटेज है ना जो कॉन्स्टिट्यूशन का, वो हमने 1935 के अधिनियम से ही लिया हुआ है, ठीक है ना। आपको ये बात ध्यान रखनी है। तो इमरजेंसी प्रोविजन हमने कहाँ से लिया हुआ है, 1935 के अधिनियम से। तो भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया हुआ है, ठीक है। तो बेसिक बातें थी, अपन को ये अपन ध्यान रखनी है, जो आपको बार बार यहाँ पर रीड भी करनी है, ठीक है। उसके बाद मेरे भाई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 3 टाइप के क्या हैं, इमरजेंसी हैं। कितने टाइप की है, 3 टाइप की, ठीक है ना। तो आपको ये तीनों टाइप पढ़नी है। सबसे पहले दोस्तों आपको ध्यान देना है यहाँ पे, युद्ध या बाह्य आक्रमण, मतलब या तो कोई वॉर हो जाए या फिर कोई एक्सटर्नल हमारे ऊपर क्या करे, आक्रमण करे, या हम दोस्तों क्या हो जाए, सशस्त्र विद्रोह हो जाए, है ना, कोई विद्रोह हो सकता है, के कारण आपातकाल जो लगता है वो किसकी लगता है, अनुच्छेद नंबर 352 को, है ना। तो हमें अनुच्छेद नंबर 352 का प्रयोग कहाँ पे करना है, कि जब भी हम कोई एक्सटर्नल यहाँ पे इंडिया के ऊपर कोई बाहरी आदमी आक्रमण करता है, या फिर देश में कोई विद्रोह हो जाता है बड़े लेवल पे, है ना, या कोई मिलिट्री की समस्या आ जाती है, मिलिट्री लेवल पे कोई युद्ध हो जाता है। तो ऐसे हालात में मेरे भाई हम इमरजेंसी लगाएंगे कौन से अनुच्छेद के अनुसार, अनुच्छेद नंबर 352 के अनुसार, ठीक है। जिसे अपन क्या बोलते हैं दोस्तों, राष्ट्रीय आपातकाल, ठीक है। इसे अपन क्या बोलते हैं, नेशनल इमरजेंसी, ठीक है। तो इसे क्या बोलते हैं दोस्तों अपन, नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल। जब पूरे देश में लगता है तो उसे बोलते हैं राष्ट्रीय आपातकाल, ठीक है ना, नेशनल इमरजेंसी। किंतु
संविधान ने इस बात की आपातकाल की घोषणा का प्रयोग किया गया है। इतना बात आपको ध्यान रखना है ना। अच्छा, ये शब्द आपको कब कब मिला था, आपको ध्यान रखना है। तुम्हारा संविधान संशोधन कौन सा, 1978 में। तो 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में हमें ये बातें मिलती हैं, ठीक है ना, ध्यान रखना है। तो आगे क्या ध्यान रखना है, यहाँ पे देखो एक शब्द यहाँ पे लिखा हुआ है, राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता। मतलब कोई भी स्टेट है और वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं चल रहा है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं चल रहा है, उसे लगता है कि अभी और राज्यपाल को लगता है कि ये राज्य या जो भी राज्य सरकार है वो सही दिशा में नहीं जा रही है, कहीं ना कहीं संविधान का उल्लंघन कर रही है। तो ऐसे हालात में दोस्तों मेरे भाई क्या होगा उसका, अगर वो फेलियर होता है, इसके कारण देश क्या लगेगा वहाँ पे, राष्ट्रपति शासन। तो एक अपन ने पढ़ा था नेशनल इमरजेंसी, जो पूरे देश में लगता है। कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल नंबर 352। एक इमरजेंसी, इसे अपन क्या बोलते हैं, प्रेसिडेंट रूल। प्रेसिडेंट रूल, इसे अपन क्या बोलते हैं दोस्तों, प्रेसिडेंट रूल। अनुच्छेद नंबर कौन सा है, 356। तो प्रेसिडेंट रूल कहाँ पे लगता है, अनुच्छेद नंबर 356 के नाम से जाना जाता है। इससे दो अन्य नामों से भी जाना जाता है, जिसे अपन क्या बोलते हैं, राज्य आपातकाल तथा संवैधानिक आपातकाल। कुल मिला के अगर राज्य संवैधानिक रूप से सही से नहीं चलता है तो अपन उसे क्या बोलेंगे, संवैधानिक आपातकाल बोलेंगे, या फिर राज्य में लगा हुआ तो क्या बोलेंगे, उसे राज्य आपातकाल बोलेंगे। लेकिन हम क्या किस शब्द का इस्तेमाल करते हैं, राष्ट्रपति शासन। तो राष्ट्रपति शासन कहाँ पे लगता है, देश में या राज्य में, तो राष्ट्रपति शासन दोस्तों राज्य में लगता है, पूरे नेशन में नहीं लगेगा। उसे जो नेशन में लगता है पूरे में, उसे अपन क्या बोलते हैं, नेशनल इमरजेंसी, ठीक है। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। किंतु संविधान में इस स्थिति के लिए आपातकाल शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। कुल मिला के मेरे भाई, अगर आपसे कोई पूछता है कि भाई हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अनुच्छेद नंबर 356 में जो राज्य आपातकाल है या राष्ट्रपति शासन है ना, वो एक्सप्लेन किया गया है, उसके लिए मतलब वहाँ पे डिफाइन किया गया है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, कोई भी डिफाइन नहीं किया गया है ना। तो यहाँ पे इस शब्द का कोई भी मतलब प्रयोग नहीं किया गया, कोई डेफिनेशन नहीं है इस बात की, ठीक है ना। एक और आर्टिकल है दोस्तों, भारत की वित्तीय स्वायत्तता अथवा साख के खतरे। मतलब कुल मिला के भारत में कोई कैसी फाइनेंशियल समस्या आती है, तो ऐसे हालात में, ऐसे खतरे के कारण अधिरोपित आपातकाल, मतलब जब देश में क्या आती है, कोई भी फाइनेंशियल सिचुएशन खराब होती है, तो ऐसे हालात में कोई भी स्टेट या कोई पूरे ओवरऑल इंडिया में कहीं भी समस्या आती है, तो वहाँ पे अपन क्या लगाएंगे, वित्तीय आपातकाल लगाएंगे। इसे अपन क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल इमरजेंसी। क्या बोलेंगे, फाइनेंशियल इमरजेंसी, ठीक है ना। ये कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल नंबर 360 में, ठीक है। आपको बात ध्यान रखनी है। तो हमने तीन चीज़ें पढ़ी थी, आर्टिकल नंबर 352 जिसे अपन क्या बोलते हैं, नेशनल इमरजेंसी, है ना। आर्टिकल नंबर 356 जिसे अपन क्या बोलते हैं, प्रेसिडेंट रूल। आर्टिकल नंबर 360 जिसे अपन क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो तीनों बातें आपको ध्यान रखनी है।